हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष मित्तल और इस वीडियो में हम पंजाब के 4th वीक ऑफ जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो एज वी नो, पंजाब के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। द पीसीएस प्रिलिमिनरी, देन आफ्टर दैट देयर विल बी पीसीएस मेंस, नायब तहसीलदार, पटवारी, सो मेनी एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर द करंट अफेयर्स ऑफ पंजाब। और इस क्लास में और इन वीडियोस में हम जो भी करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, दे आर प्राइमरीली टारगेटेड टुवर्ड्स द एग्जाम्स ऑफ पंजाब। और इन न्यूज़ आइटम्स में से यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट टू राइट डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स। तो दोनों तरह के आपको जो है इन करंट अफेयर्स से यू कैन एक्सट्रैक्ट योर मटीरियल, यू कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन एंड दैट कैन बी यूजफुल फॉर योर बोथ टाइप ऑफ एग्जाम्स, चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो। सो लेट अस सी इस हफ्ते क्या इंपॉर्टेंट हुआ है पंजाब में। और अगर आपने बाकी वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और जितनी भी इस चैनल पे वीडियोस हैं यू कैन सी देम फॉर फ्री। एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड ऑल द PDFs, देन यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड यू कैन जॉइन आवर कोर्स बाय गोइंग ऑन द पोर्टल। सो लेट अस स्टार्ट today's class. फर्स्ट, स्कीम टू रीनेम गवर्नमेंट स्कूल्स रिवैम्प्ड इन पंजाब। तो पंजाब में गवर्नमेंट स्कूल्स को रीनेम करने की जो स्कीम है उसे रिवैम्प किया गया है ना। व्हाट इट मींस, देखिए 2012 में जो उस वक्त की सरकार थी, अकाली बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने एक स्कीम डिवाइस की थी। बिकॉज जो पंजाब के सरकारी स्कूल हैं, या फॉर दैट मैटर किसी भी स्टेट के सरकारी स्कूल हैं, उनको फंड्स की बहुत कमी रहती है। सो दैट गवर्नमेंट हैड डिवाइज्ड अ स्कीम कि 2012 में ये स्कीम आई थी कि कोई भी, लेट अस जस्ट फर्स्ट सी दिस प्रोविजन एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। तो ये स्कीम, एक जो पुरानी स्कीम थी, पहले उसके बारे में बात करते हैं। सो दिस स्कीम एक्चुअली स्टार्टेड इन 2012 बाय द देन अकाली बीजेपी गवर्नमेंट। और इसमें क्या था, रीनेमिंग स्कूल्स फॉर मनी, कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी सरकार को देते हो किसी स्कूल को रिवैम्प करने के लिए, तो वो स्कूल आपके नाम पर रख दिया जाएगा। ऐसी एक प्रोविजन आई थी, राइट। अगर आप 10 लाख रुपए देते हो प्राइमरी स्कूल के रिवैम्प के लिए, 20 लाख रुपए देते हो मिडिल स्कूल के लिए, या फिर 25 लाख देते हो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, तो ये एक सम फिक्स कर दिया था गवर्नमेंट ने कि अगर आप इतने रुपए दान करने के लिए रेडी हो तो उस स्कूल का नाम आप जिसके नाम पर कहोगे उसके नाम पर रख दिया जाएगा। लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोविजन में एक प्रॉब्लम ये थी कि ये कोर्ट में चैलेंज हो गई, क्योंकि कुछ पिटिशनर जो थे जिन्होंने इसको चैलेंज किया, उन्हें लगा कि ऐसे तो पैसे देकर आप सरकारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा रहे हो। लाइक इट डजंट मीन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और ट्रांसफर ऑफ टाइटल, लेकिन इससे ये ज़रूर होता है कि स्कूल का नाम अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के नाम पर हो तो इट सेट्स अ बैड प्रेसिडेंट। किस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट इंसान के नाम पर उसका नाम नहीं होना चाहिए, चाहे वो पैसे ही देने को क्यों ना राजी हो। सो इट सेट अ बैड प्रेसिडेंट। इसलिए ये हाई कोर्ट में चैलेंज हुई और हाई कोर्ट ने इसे स्टे कर दिया। इट वॉज स्टेड बाय द हाई कोर्ट, citing the ground that it is violative of the constitution। अब सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी प्रोविजन होगी जो इससे वायलेट हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंडामेंटल राइट्स में एक प्रोविजन है, दैट इज आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। नाउ द कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, उसने ये इंटरप्रेट किया कि एक तरह से अगर सरकारी प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट इंसान के नाम पर उसका नाम रखा जाता है, इट इज अकिन टू हैविंग अ टाइटल। तो वो एक तरह से सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी दिखाएगा, विच इज नॉट द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी ने दान करना भी है तो वो दान एनोनिमस होना चाहिए, सरकारी स्कूल का नाम किसी प्राइवेट इंसान के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए। इस ग्राउंड पर इस पर्टिकुलर स्कीम को स्टे कर दिया हाई कोर्ट ने कि या तो आप इस स्कीम में कोई मॉडिफिकेशन करो, नहीं तो ये स्कीम हम अलाउ नहीं करेंगे आपको। तो ये स्कीम जो थी डिसकंटिन्यू कर दी गई उसके बाद। हालांकि अब इसमें क्या चेंज किया गया है कि पहले ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के नाम पे रखी जानी थी, अब भी ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के नाम पे रखी जाएगी, लेकिन वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स शुड बी सम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, और वो पैसे देकर नहीं रखी जाएगी। सो व्हाट इज द न्यू स्कीम नाउ? और ये स्कीम इंप्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। 9 साल पुरानी ये स्कीम है, रीनेमिंग गवर्नमेंट स्कूल्स आफ्टर प्राइवेट पर्सन्स, जैसा कि हमने अभी अभी देखा। तो अब ये स्कूल्स किन के नाम पर रखे जाएंगे? ओनली इन केस ऑफ दोज हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर फ्रीडम ऑफ द कंट्री, यानी कि सबसे पहले
फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर रखी जाए, हु आर कंसिडर्ड टू बी हीरोज। देन मार्टर्स इन डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो फौजी शहीद हुए हैं उनके नाम पर रखी जा सकती है, या फिर दोज हु अंडरटुक ग्रेट सोशल सर्विस और मेड सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, आर्ट्स, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फील्ड्स। इन सभी फील्ड्स में किसी ने भी कोई प्रोमिनेंट योगदान दिया हो, यानी कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के नाम पर रखी जाए, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हों, हिस्ट्री से जुड़ी हों, या किसी भी एक अच्छी फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं पंजाब के, उनके नाम पर इन स्कूलों के नाम रखे जाएं, ना कि जो दान कर रहे हैं उनके नाम पर रखे जाएं। सो दैट इज़ हाउ दिस स्कीम हैज़ बीन नाउ रिवाइव्ड। School's name cannot be changed on the basis of financial donation. तो नई स्कीम के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल डोनेशन इज नॉट एंड कैन नॉट बी ए ग्राउंड फॉर रीनेमिंग पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर चेंज है। जो भी नाम होगा वो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया जाएगा, राइट। द नेम ऑफ द डोनर, तो फिर डोनेशन का क्या है इसमें? The name of the donor will be displayed prominently in rooms, library, laboratory or any other construction if he or she bears 100% expenses for construction. तो वो प्रोविजन अभी भी रखी गई है कि अगर कोई 100% खर्चा उठाता है स्कूल को रिकंस्ट्रक्ट करने का या रिफर्बिश करने का, तो उसके नाम पे स्कूल का नाम नहीं बदला जाएगा, लेकिन उस इंसान का नाम स्कूल में जगह जगह पर लिखा जा सकता है। दैट प्रोविजन इज देयर, लेकिन स्कूल का नाम नहीं बदला जाएगा। स्कूल का नाम सरकारी स्कूल ही रहेगा, सरकारी सीनियर सेकेंडरी या मीडियम या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल ही रहेगा, और वो गांव या फिर शहर के नाम पर होगा। वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के नाम पर डोनेशन के बेस पर नहीं रखा जाएगा। तो जिसने डोनेशन की है उसका नाम अंदर रूम्स में या फिर लाइब्रेरी एक्सेट्रा में यहाँ पर लिखा जा सकता है। और हर एक ऐसे प्रपोजल को एक 15 मेंबर पैनल स्क्रूटिनाइज करेगा। इंपॉर्टेंट है ये, 15 मेंबर्स का एक पैनल बनाया गया है जिसके चीफ होंगे स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन ऑफ अ पैनल, जो कि इन सारे के सारे प्रपोजल्स को देखेगा कि किन लोगों ने डोनेशन करने की इच्छा जताई है, और इन सबको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा एक ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा। देन और कौन कौन होंगे इस 15 मेंबर पैनल में? अथॉरिटीज ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, देन डिप्टी कमिश्नर एंड एसएसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्ड, ये लोग हो गए। देन सेक्रेटरी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये सब भी इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा डायरेक्टर्स होंगे 4 डिपार्टमेंट्स के, डायरेक्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट, सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट। ये चारों भी इसके मेंबर होंगे। मोस्टली सारे आईएएस या फिर पीसीएस ऑफिसर्स हैं, तो ये सभी लोग उसके मेंबर्स होंगे, और जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस पैनल को चेयर करेंगे, और ये सारे के सारे प्रपोजल्स को स्क्रूटिनाइज करेंगे कि कौन हैं जो डोनेट करना चाहते हैं, और किन के नाम पर जो है उनका नाम कहाँ कहाँ लिखा जाए, और कैसे ये सब कुछ किया जाए। तो प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, ऑल दिस विल बी इन द हैंड्स ऑफ दिस 15 मेंबर पैनल हेडेड बाय द स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर। तो इस तरह से ये स्कीम रिवैम्प की गई है। नाउ यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर न्यूज़। वैसे तो आपको स्कीम के बारे में जनरली पता होना चाहिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, एंड यू शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू इट। कहीं भी आपको मेंस टाइप या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स में एजुकेशन के बारे में कि कैसे एजुकेशन को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उसमें एक फंड क्रंच एक बहुत बड़ा इशू आता है, दैट द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स। तो एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में ऐसी स्कीम्स जहाँ पे जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ हैं या जो प्राइवेट डोनर्स हैं वो अगर कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए कि उनके नाम पर भी सारा का सारा जो क्रेडिट है वो ना दे दिया जाए, ताकि जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होती लगे, और ना ही उनको इतना ज़्यादा साइडलाइन किया जाए कि वो डोनेट करने के लिए आगे ना आए। सो मिडिल ग्राउंड हैज़ बीन स्ट्रक इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। ये एक अच्छी एग्जाम्पल हो सकती है। नेक्स्ट, पंजाब सीएम अनाउंसेस वेलफेयर मेजर्स फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। अब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मेजर्स अनाउंस किए हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्पेसिफिकली। तो ये सारे एक ही न्यूज़ में मैंने क्लब किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही हैज़ अनाउंस्ड अ हाइक फ्रॉम 31,000 to 51,000 इन द शगुन अमाउंट। अब ये शगुन क्या है? इट्स अ स्कीम, शगुन स्कीम। इसमें अंडर प्रिविलेज्ड, शेड्यूल्ड कास्ट या फिर जितने भी और अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनकी डॉटर्स को शादी के टाइम पे 31,000 रुपये
एज अ गवर्नमेंट ग्रांट दी जाती है, जिसका नाम है शगुन स्कीम, राइट। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मेजर्स में एक इंपॉर्टेंट स्कीम है शगुन स्कीम। इसके मल्टीपल इंटरवेंशंस हैं। पहला इसका इंटरवेंशन हो गया सोशल जस्टिस, दूसरा इसका इंटरवेंशन हो गया इकोनॉमिक, देन अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के लिए है, देन गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए है। तो काफ़ी सारे अलग अलग जगह पर इसके लिंकेजेस जो है वो बनते हैं। तो इन सभी के बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, वहाँ पे आप ये स्कीम मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग फॉर सोशल जस्टिस, फॉर इकोनॉमिक जस्टिस, फॉर द अंडर प्रिविलेज और फॉर गर्ल चाइल्ड। तो यू शुड ट्राई टू, जब भी आप कोई भी न्यूज़ पढ़ें तो आपको ये आना चाहिए कि आप उस न्यूज़ को कहाँ कहाँ पर लिंक कर सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक सिविल सर्विसेज। तो कैसे एक ही न्यूज़ को आप अलग अलग जगह पर लिंक कर सकते हैं, ये आपको बैठकर सोचना चाहिए। उसके साथ में आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं एंड देन वो उसको आप जब रिवाइज करेंगे तो इन सभी में से किसी भी फील्ड से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा यू कैन इंक्लूड दिस पर्टिकुलर वन लाइन देयर, और एक लाइन ऐड करने से वहाँ पे आपका 1 या 2 नंबर बढ़ जाते हैं एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। एनीवे, तो जो शगुन स्कीम है ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 31,000 से बढ़ाकर 51,000 इसमें ग्रांट कर दी गई है। दिस इज फॉर द मैरिज ऑफ डॉटर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन द स्टेट। 1 अप्रैल 2021 से ये अप्लाई होगी, राइट। तो पहला चेंज ये किया गया है। उसके बाद इसमें एक रेगुलेटरी बॉडी है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, BOCW वेलफेयर बोर्ड, और इसकी मीटिंग को चेयर करते हैं चीफ मिनिस्टर चेयर्स द मीटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर बोर्ड। तो ये एक बोर्ड आपके माइंड में होना चाहिए। काफ़ी सारे और क्राइटेरिया रिलैक्स कर दिए गए हैं और इसके लिए एलिजिबल वही होंगे जो BOCW वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होंगे। दोज आर एलिजिबल फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। एक और इसमें स्कीम अनाउंस की है, कंपनसेशन ऑफ 2 लाख रुपीज इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ वर्कर इन एन एक्सीडेंट वाइल बीइंग इन्वॉल्व्ड इन एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए डेथ ऑन द स्पॉट या फिर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है ये एक तरह का, कि काम करते हुए अगर उनकी डेथ होती है तो 2 लाख रुपए का उनको एक जो लाइफ इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड किया गया है। देन यस, अनदर स्कीम जो कि इसके साथ मिलती है, दैट इज बालड़ी बर्थ गिफ्ट स्कीम। बालड़ी यानी कि फीमेल चाइल्ड। सो बालड़ी बर्थ गिफ्ट स्कीम के तहत द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू एनहांस द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 6 months to 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑफ द बेनिफिशियरी। तो एक स्कीम है बालड़ी बर्थ गिफ्ट स्कीम कि गवर्नमेंट जो है वो गर्ल चाइल्ड के पैदा होने पर एक गिफ्ट जो है वो अंडर प्रिविलेज लोगों को देती है। तो अभी तक के लिए उसकी टाइम लिमिट थी कि बर्थ से या डिलीवरी के 6 महीने के अंदर अंदर उसके लिए अप्लाई करना होता था, बट नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 1 year। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्पेशली। इन अनदर रिलैक्सेशन, ये बेसिकली एक एज सच बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है कि पहले उन्हें 4 गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे, अब उन्हें 2 करने पड़ते हैं। बेसिकली यू कैन क्लब दिस अंडर अ ब्रॉड हेड। आप यहाँ पे कह सकते हो कि एक तरह से हैसल फ्री गवर्नेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो जहाँ पर भी आपको गवर्नेंस की एग्जाम्पल देनी हो, अब ये पॉइंट अपने आप में कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, ये तो एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है कि पहले उन्हें 4 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे, अब वो कोई 2 भी सबमिट कर देंगे तो भी वो उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। बट यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल टू योर एडवांटेज इन एनी आंसर। जहाँ पे भी आपको गवर्नेंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ई गवर्नेंस कैसे हो रही है, राइट। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख सकते हो दैट सिमिलर जैसे गवर्नमेंट ने BOCW वेलफेयर बोर्ड में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए जो हैसल फ्री गवर्नेंस बना दी है कि पहले मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स वर रिक्वायर्ड, नाउ उनके लिए हैसल कम कर दी है, तो सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस थोड़ा इंप्रूव हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल आप वहाँ ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको ई गवर्नेंस के ऊपर पूछा जाए तो ई गवर्नेंस में जो अभी हमने इससे पिछली न्यूज़ की है, ई गवर्नेंस में अभी हमने जो इससे पिछली न्यूज़ की है, दिस पर्टिकुलर न्यूज़ स्कूल्स को रीनेम करने वाली, अब इसमें ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ये जो सारा का सारा काम है ये होगा। सो ऑल दिस, ये जो 15 मेंबर पैनल है, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस या प्रपोजल्स जो हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पे आएंगी। तो ये ई गवर्नेंस की एग्जांपल हो गई। सो व्हेनेवर यू रीड अ न्यूज़
ट्राई टू लिंक दीज कीवर्ड्स देयर कि आप इस न्यूज़ को यूज़ कहाँ कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट विल फेच यू मार्क्स, राइट। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए ये सब कुछ गवर्नमेंट ने किया है, तो ये सारा उसकी एक समरी है, वट एवर द गवर्नमेंट हैज़ डन। लेट अस सी द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। पंजाब रिपब्लिक डे टेबलो हाईलाइट्स गुरु तेग बहादुर सेक्रीफाइस। अब एक बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच टेबलो हैज़ वन द बेस्ट टेबलो अवार्ड एट द रिपब्लिक डे परेड। काफ़ी अनयूजुअल क्वेश्चन था, लेकिन करंट अफेयर्स में आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में पंजाब के। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस न्यूज़। तो इस बार के रिपब्लिक डे यानी कि 2021 में जो थीम था दैट वाज गुरु तेग बहादुर सेक्रीफाइस। और ये क्यों है थीम इस बार? गुरु तेग बहादुर सेक्रीफाइस हैज़ ऑलवेज बीन ग्रेट एंड विल ऑलवेज बी ग्रेट, बट वाई दिस ईयर? बिकॉज इट इज़ द 400th प्रकाश पर्व ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। तो रिपब्लिक डे टेबलो जो 2021 के लिए बनाया गया है उसमें 9th सिख गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर ये पूरी थीम बेस्ड थी। इसकी अभी थोड़ी देर में इमेज भी देखते हैं हम। सो गुरु तेग बहादुर जी इज ऑल्सो नोन एज हिंद दी चादर। नाउ दैट ही हैज़ बीन इन न्यूज़, तो 9th गुरु के ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दी अपकमिंग एग्जाम्स। अगर करंट बेस्ड थोड़ा सा भी टिंज रहता है एग्जामिनर का, देन दे ट्राई टू frame questions based on what has been in news. So Guru Tegh Bahadur ji has been in news because of the Prakash Parv and because of this particular news. तो इसलिए गुरु तेग बहादुर जी के बारे में सारी स्टैटिक नॉलेज आपको अच्छे से करनी है। जैसे कि he was known as हिंद दी चादर, he took up the cause of Kashmiri Pandits who were facing religious persecution due to orthodox policy of औरंगजेब। तो गुरु तेग बहादुर जी किसके कंटेम्प्रेरी थे? औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे। एंड he was martyred on 11th November 1675 एट चांदनी चौक। तो वहाँ पर जो गुरुद्वारा बना हुआ है शीशगंज गुरुद्वारा, राइट, ये है इस बार की रिपब्लिक डे की झांकी पंजाब की। तो यहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है वही वाला। देन हेयर यू कैन सी द स्वरूप ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब एंड हेयर यहाँ पर लिखा हुआ है 400 साल गुरुपर्व श्री गुरु तेग बहादुर जी, right? So this is the theme of this year's 2021's Republic Day Parade. So 400th Prakash Purb of 9th Sikh Guru, and the tableau of Punjab has been selected for the Republic Day for the 5th consecutive year. ऐसा नहीं होता कि हर साल सभी स्टेट्स के जो झांकियाँ टेबलो है वो बनाए जाते हैं, 5वीं बार लगातार हुआ है और 2019 में ये 3rd पोजीशन पे आया था। इन केस यू गेट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऑन दिस, तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 में ये 3rd पोजीशन पे आया था पंजाब का जो टेबलो था। हर साल अलग थीम होता है ऑफ कोर्स। जो बेस्ट टेबलो का अवार्ड दिया गया है इस साल, दैट हैज़ बिन गिवन टू उत्तर प्रदेश, राइट। तो बेस्ट टेबलो का अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को। ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पहले पूछा जा चुका है। सो दिस वाज द टेबलो ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि राइटिंग द रामायण एंड देन पीछे जो राम टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो रहा है अयोध्या में उसका एक मॉडल। सो दिस वाज द थीम ऑफ कल्चरल इंटेग्रिटी और कल्चरल ह्यूमनिज्म, इस तरह का रिलीजियस यू कैन से हार्मनी, इस तरह का इसका एक जो है थीम था। सो दिस हैज़ अटेन्ड द फर्स्ट प्राइज़। और उसके बाद सेकेंड प्राइज़ स्टेट्स में आया है त्रिपुरा का, जिसका थीम था इको फ्रेंडली ट्रेडिशंस, इसने जो है वो डिस्प्ले किए। देन उत्तराखंड जो है वो 3rd नंबर पे आई है और उत्तराखंड की थीम थी देवभूमि द लैंड ऑफ द गॉड्स। इसके अलावा डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ में जो फर्स्ट आया है दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर कोविड जो है उसको डेवलप करने में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो आपको ध्यान में रखना है यूपी एंड द फर्स्ट प्लेस, त्रिपुरा सेकेंड एंड उत्तराखंड एट द 3rd प्लेस। उसके बाद मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ परफॉर्मिंग रियली वेल इन डेवलपिंग द कोविड वैक्सीन इंडिजिनसली अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो ये फर्स्ट आया है। और इसके अलावा एक स्पेशल प्राइज या स्पेशल मेंशन दिया गया है CPWD को या सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को, जिसका थीम था अमर जवान। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सेट टू बी मर्ज्ड विद PSCB। पंजाब इकोनॉमी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। पंजाब में इस वक्त
20 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, DCCBs। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैंक्स होते हैं कोऑपरेटिव, उन्हें सेंट्रल कहा जाता है। यहाँ पे सेंट्रल का मतलब ये नहीं होता कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, बिकॉज कोऑपरेटिव इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, सेंट्रल का मतलब यहाँ पर होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैंक है। तो ये आपने याद रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो हैं 20 हैं पंजाब में, और पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है एक ही ऑफ कोर्स। तो पंजाब ने प्रपोजल 2018 में ही बना लिया था, बट नाउ इट इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, कि वो सारे के सारे जो 20 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं दे विल बी मर्ज्ड इन द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। एक ही बैंक बन जाएगा बहुत बड़ा बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2021। द स्टेट हैज अप्लाइड फॉर फाइनल क्लियरेंस। इसके लिए क्लियरेंस कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज द बैंकिंग रेगुलेटर ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे मर्ज होने वाले हैं। व्हाट विल बी द बेनिफिट्स, व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट? एक बार जब ये सारे मर्ज हो जाएंगे PSCB में, देन PSCB विल बी अमंग द लार्जेस्ट बैंक्स ऑपरेटिंग इन द स्टेट। ये 804 इसकी टोटल ब्रांचेस हो जाएंगी और ये पंजाब के सबसे बड़े बैंक्स में से एक बन जाएगा। It will then allow the banks to function like any other commercial bank and ensure a robust rural credit system. Basically बैंक का जब साइज बड़ा हो जाएगा then its economy of scale will increase और ये एक बड़े लेवल पे ऑपरेट कर पाएगा, and it will be able to ensure a robust rural credit system. रूरल एरियाज में या देहाती इलाकों में जो क्रेडिट सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प मिलेगी। टुगेदर सारे के सारे जो DCCBs हैं दे केटर टू नियरली 9 लाख फार्मर्स, और ये हर साल करीब 12,000 करोड़ का लोन देते हैं फार्मर्स को। तो ये जो अमेलगमेशन है, ये जो मर्जर है, ये पंजाब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने 2018 में ही अप्रूव कर लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ पाया। इन 20 DCCBs में से 11 जो है दे आर रनिंग इनटू लॉसेस। 700 करोड़ रुपए के लॉस में चल रहे हैं 11 बैंक्स। तो बेसिकली अमेलगमेशन करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जो लॉस मेकिंग बैंक्स हैं और जो प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स हैं, जब वो मिल जाते हैं देन देयर बैलेंस शीट्स काइंड ऑफ बैलेंस आउट ईच अदर। तो उससे वो एक बड़ी एंटिटी बन जाएगी एंड द लॉस मेकिंग बैंक्स विल बी मर्ज इनटू द प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स। तो इसमें से 20 में से 16 DCCBs जो हैं वो ऑलरेडी अग्री कर चुके हैं। 4 बैंक्स ने ऑब्जेक्शन रेज की थी, लेकिन वो ऑब्जेक्शंस रिजेक्ट कर दी गई हैं। दे आर नॉट क्रेडिबल ऑब्जेक्शंस। अभी के लिए द 20 DCCBs आर डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज। अभी के लिए वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन मर्जर के बाद दे विल बिकम द ब्रांचेस ऑफ पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है पंजाब में बैंकिंग सेक्टर के लिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? वुड अरेस्ट द डिक्लाइनिंग प्रॉफिट जो कम हो रहा है उसको अरेस्ट करने में हेल्प होगी, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जा सकेगा। बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज वेल एज टैक्स मैनेजमेंट, मतलब प्रोफेशनलिज्म, एफिशिएंसी और बेटर वर्किंग लाने के लिए ये एमलगमेशन किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है पंजाब की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, नाबार्ड बैट्स फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रिलीजेस द स्टेट फोकस पेपर फॉर 2021-22। अगेन अ न्यूज रिलेटेड टू पंजाब इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। तो जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं पंजाब इकोनॉमी के बारे में, और इसी मौके पर पंजाब के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर मनप्रीत बादल, उन्होंने एक स्टेट फोकस पेपर रिलीज किया है। तो देखेंगे उसका थीम क्या है और उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। तो जो नाबार्ड है इसने क्या प्रोजेक्शन दी है? एक प्रोजेक्शन दी है इसने, a credit requirement of 2.5 lakh crore during this financial year, during the next financial year, under priority sector lending in the state. तो नाबार्ड का ये कहना है कि जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, उसमें स्टेट की जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर्स गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जैसे कि स्टूडेंट लोन्स, एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, जिनको बूस्टअप करने की ज़रूरत है, उनको प्रायोरिटी वाइज लोन दिया जाता है बैंक्स की तरफ से। तो नाबार्ड की ये प्रोजेक्शन है कि 2021-22 में पंजाब में 2.5 लाख करोड़ रुपए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत चाहिए होंगे। दिस विल बी द डिमांड।
जो कि it is an increase of 9% above the projections of 2020-21। पिछले साल के मुकाबले ये 9% ज़्यादा है। वैसे तो क्रेडिट ग्रोथ होना अच्छी बात मानी जाती है, और जो टोटल क्रेडिट पोटेंशियल है इसमें से क्रॉप लोन्स का जो शेयर है वो रहेगा 98,000 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 39%, और एग्रीकल्चर टर्म लोन जो है वो रहेगा करीब 19%। तो इसी मौके पर जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं मनप्रीत सिंह बादल, पंजाब स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल, ऑल द नेम्स ऑफ मिनिस्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स, कोई भी आप पंजाब का एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम से कुछ दिन पहले, अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले, आप एक बार सारे के सारे मिनिस्टर्स और उनके पोर्टफोलियोज के नाम ज़रूर याद करें। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन डायरेक्टली आउट ऑफ दैट इन द एग्जाम्स। तो ऐसा प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा गया है कि डायरेक्टली वो किसी भी मिनिस्टर या फिर उसका पोर्टफोलियो जो है वो मैच द फॉलोइंग या फिर किसी भी तरीके से उसको पूछ सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट। सो पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल जो हैं, इन्होंने स्टेट फोकस पेपर 2021-22 रिलीज़ किया, यानी कि 2021-22 में स्टेट का फोकस क्या रहने वाला है टुवर्ड्स इकोनॉमी। इसका थीम जो था, इट्स इंपॉर्टेंट, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉर एनहांसिंग फार्मर्स इनकम। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉर एनहांसिंग फार्मर्स इनकम, यानी कि फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कलेक्टिवाइज किया जाए और तरीके जनरेट किए जाएं जिससे कि मॉनेटरी बेनिफिट्स जनरेट हो सके फार्मर्स के लिए। थ्रू प्रमोशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस और एफपीओज को प्रमोट किया जाए ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लिया जा सके। जब भी किसी काम को बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है तो इकोनॉमिकली वो हमेशा बेनिफिशियल होता है, विच इज़ नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जो नाबार्ड के चीफ हैं उन्होंने कहा कि इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए ताकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जा सके। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पंजाब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पंजाब में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। द राइस व्हीट पैडी साइकिल इज स्टिल गोइंग ऑन एट अ बारबरस पेस आई वुड से, और उसकी वजह से पंजाब जो है वो डेजर्टिफाई हो रहा है धीरे धीरे। सो बाय द ईयर 2035 और 2040 काफ़ी सारे एग्रीकल्चरिस्ट और इकोनॉमिस्ट ये प्रिडिक्ट कर चुके हैं दैट द स्टेट इज स्टेयरिंग टुवर्ड्स डेजर्टिफिकेशन। अगर हमने राइस व्हीट साइकिल को ब्रेक नहीं किया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं की, तो यहाँ की सॉइल्स में उसके बाद फिर कुछ भी उगने लायक नहीं रह जाएगा। सो दे हैव, जो नाबार्ड है उसने कहा है कि इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसी दी जानी चाहिए ताकि लोग, जो किसान हैं वो क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करें, उन्हें इंसेंटिव दिया जाए ऐसा करने के लिए। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि एमएसपी कंपोनेंट जो है वो ना सिर्फ फसलों के लिए बल्कि उनको भी दिया जाना चाहिए जिन्होंने स्टबल बर्निंग नहीं की, दोज हु शन्ड स्टबल बर्निंग। देन मोबिलाइज प्रोजेक्ट्स फॉर हार्वेस्टिंग बायोफ्यूल्स। स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए बायोफ्यूल से रिलेटेड प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप किए जाने चाहिए ताकि उन्हें एक ऑल्टरनेट दिया जा सके, ताकि अगर वो स्टबल बर्निंग ना करें तो स्टबल को वो कहीं बेच सकें, उसको मोनेटाइज कर सकें और उससे बायोफ्यूल बनाए जाने चाहिए। देन ही आउटलाइन द पोटेंशियल ऑफ गोट सेक्टर, कि गोट्स की रेयरिंग जो है वो अच्छे से होनी चाहिए पंजाब में, जो कि अभी नहीं हो रही है। द वे डेयरी सेक्टर इज परफॉर्मिंग इन पंजाब, गोट्स ऑल्सो नीड टू बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। देन एक्नॉलेजिंग द रिसोर्स कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड बाय द पैंडेमिक, पैंडेमिक की वजह से रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट आया है स्टेट में बहुत ज़्यादा। He underlined the importance of readiness to counter such pandemics in the future. He called out NABARD to organize more such seminars. तो NABARD और जो पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, they talked about agriculture diversification, rural credit growth, stubble burning to biofuels, इंसेंटिवाइजेशन। इंसेंटिवाइजेशन किस किस के लिए? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी और स्टबल बर्निंग को बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए भी। सो ऑल दीज इश्यूज, ये सारे की वर्ड्स हैं। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी आपको ये सब कुछ दिखाई देता है, यू कैन लिंक इट विद दिस न्यूज़ एंड यू कैन पुट इन योर ओन नॉलेज एंड ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। सो दिस वॉज ऑल दैट वी हैड टू डिस्कस टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इसी चैनल पे बहुत सारी और भी वीडियोज़ हैं
जिनको आप देख सकते हैं, जिनसे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियोज़ दैट यू कैन सी ऑन दिस चैनल. So thank you and all the best for your exams.